नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शॉर्ट एंड गुरुजी पे। आज का डिक्टेशन वही 80 WPM पूरे 10 मिनट का मैटर रहने वाला है। और डिक्टेशन लिखने से पहले आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो डिक्टेशन बोले जा रहे थे, आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी, उसमें साथ-साथ जैसे डिक्टेशन चल रही है और साथ-साथ पीडीएफ भी चलती रहती है। यानी कि अगर आप डिक्टेशन नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं, तो डिक्टेशन के साथ-साथ आपको पीडीएफ भी चलती हुई दिखेगी। और यार इसमें काफ़ी सारा टाइम एडिट करना पड़ता है और बहुत सारा टाइम इसमें खपाना पड़ता है, क्योंकि वर्ड टू वर्ड मैच करना होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं पीडीएफ, क्योंकि हर एक डिक्टेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम में अवेलेबल रहती है, हमेशा रहती है, वो डिलीट तो कभी नहीं होगी, चाहे आप अभी देखें या फिर 1 साल के बाद देखें। तो सिर्फ आपको वहाँ पर ऑडियो फॉर्म में डिक्टेशन मिले और वहाँ की पीडीएफ आप अगर मैच करना चाहें तो हमारे ग्रुप से कर लें। तो क्या ये सही रहेगा या फिर वीडियो में ही लगाया जाए? क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूँ कि पूरा उसमें लगाता हूँ तो काफ़ी कम समय लगेगा। आपको डिक्टेशन भी ज़्यादा प्रोवाइड हो सकता है एक दिन में 2-2 डिक्टेशन भी प्रोवाइड हो जाए। तो ये सब जैसा आप लोग कमेंट में आज बताएँगे, अभी ही कमेंट कर दीजिए डिक्टेशन लिखने से पहले ही कि क्या ऐसा सही रहेगा? क्योंकि डिक्टेशन लिखते टाइम आई डोंट थिंक कि कोई उस पीडीएफ को देखता होगा। अगर आप फिर भी कहेंगे तो मैं ज़रूर प्रोवाइड कराऊँगा वीडियो में ही पीडीएफ। लेकिन पीडीएफ टेलीग्राम के ग्रुप में आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है? तो कमेंट करके बताइए और सीधा स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन को। जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। सो रेडी, स्टार्ट। महोदय, माननीय सदस्यों के मन में जो एक और प्रश्न बहुत समय से घुमड़ता रहा है, वह है सरकार की औद्योगिक लाइसेंस नीति और बड़े औद्योगिक घरानों की उपलब्धियां। हम धन और आय के समुचित वितरण के प्रति वचनबद्ध अवश्य हैं, लेकिन हमें उत्पादन और विकास को भी साथ-साथ बढ़ाते जाना है, क्योंकि इसके बिना हम अपने देश की दरिद्रता को दूर करने की ओर नहीं बढ़ सकते। सदन को औद्योगिक लाइसेंस नीति की जांच पूरे परिवेश में करनी चाहिए और देखना चाहिए कि समग्रतः अर्थव्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने लघु उद्योगों के लिए एक बड़े क्षेत्र को सुरक्षित रखा है तथा छोटे व मध्यम उद्यमियों के लिए उससे भी बड़ा क्षेत्र खुला छोड़ा है। बड़े औद्योगिक घरानों को केवल उन बुनियादी क्षेत्रों में आने की अनुमति है जिनमें काफी अधिक पूंजी निवेश अपेक्षित होता है। यदि आज सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधकीय, वित्तीय तथा तकनीकी साधन असीमित होते, तो अवश्य ही मैं यहाँ तत्काल यह निर्णय ले सकती थी कि इस क्षेत्र को पूरी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित रहना चाहिए और बड़े औद्योगिक घरानों को कोई लाइसेंस नहीं दिए जाने चाहिए। फिर भी हम जानते हैं कि स्थिति ऐसी नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र का काफी विस्तार हुआ है और हम उसका इस सीमा तक निर्माण करना चाहते हैं कि वह हमारी अर्थव्यवस्था में सर्वोपरि प्रभाव डाल सके। लेकिन बुनियादी क्षेत्रों के मामले में, जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र वित्तीय या तकनीकी या अन्य साधनों के अभाव के कारण अपने हाथ में लेने में असमर्थ है, हमारे सामने विकल्प यही है कि हम या तो अपनी जरूरत की चीजें बाहर से मंगाएं या इन औद्योगिक घरानों में से कुछ को इस क्षेत्र में आने की अनुमति दें, जिससे
देश को बढ़े हुए उत्पादन और रोजगार के अवसरों का लाभ मिले, ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है जो औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के विरुद्ध हो और सरकार के पास ऐसे पर्याप्त अधिकार हैं कि वह बड़े औद्योगिक घरानों को दिशा दे सके, उनके कामों को नियंत्रित कर सके और यह सुनिश्चित कर सके कि वे राष्ट्रीय हित में काम करें। हम इस समस्या पर लगातार विचार करते रहते हैं। प्रत्येक मंत्रालय को हमारा यह निर्देश रहता है कि इन घरानों को राष्ट्रीय हितों के अनुकूल काम करना चाहिए। अभी तक योजनाओं और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षणों में आंकड़े दिए जाते रहे हैं। महोदय, दूसरा बड़ा प्रश्न मूल्य वृद्धि का है। हम मूल्यों की स्थिति के बारे में चुपचाप नहीं बैठे रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे उस गहरे कष्ट का पूरी तरह एहसास है जो मूल्य वृद्धि द्वारा सभी को, विशेषतः कमजोर वर्गों जैसे खेतिहर मजदूरों, बंधी आय वालों आदि को होता है। लेकिन जो लोग भय का संचार करने की कोशिश करते रहते हैं, उनके कथनों से हमें अपना विवेक नहीं खो देना चाहिए। वे मूल्य वृद्धि को तीव्र मुद्रास्फीति की भूमिका मानते हैं। हमें तथ्यों को सही ढंग से समझना होगा। हमें जानना होगा कि वास्तव में किन कारणों से कितनी वृद्धि हुई है। 2 दिनों के आंकड़े मेरे पास हैं। 18 जुलाई 2001 को समाप्त होने वाले सप्ताह को, जिसमें थोक मूल्य सूचकांक 1 वर्ष पहले की अपेक्षा 4% ऊंचा है। दूसरे आंकड़े 25 जुलाई को समाप्त होने वाले सप्ताह के हैं और इनमें थोक मूल्य सूचकांक गत वर्ष की अपेक्षा अधिक है। अनाजों के लिए सूचकांक 2% कम है और चावल को छोड़कर अन्य सभी अनाजों के मूल्य पिछले वर्ष की अपेक्षा गिरे हैं। सरकार का उद्देश्य पारिवारिक जरूरत की 4 चीजों के दाम स्थिर रखना है। चावल के दाम 2% बढ़े हैं, लेकिन गेहूं, ज्वार और बाजरे की कीमतें पिछले वर्ष के इसी सप्ताह की अपेक्षा कम हुई हैं। इसलिए कीमतों की प्रवृत्ति से उन उपायों का अन्यतम महत्व उजागर होता है जो नकदी फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए किए गए हैं। इस संबंध में कपास के महत्व का जिक्र किया गया है। अतीत में इनमें से कुछ के प्रति लापरवाही बरती गई थी और अब हमें अनुसंधान तथा अन्य उपायों का विस्तार इन तक इसी प्रकार करना चाहिए जैसे हमने गेहूं के मामले में किया था। अगर हम अपने प्रयास शिथिल न करें तथा कृषि उत्पादन में उपलब्ध उन्नति की गति को बनाए रखें तो स्थिरता के साथ विकास का लक्ष्य
हमारी पहुंच में होगा। किसी ने यह भी कहा है कि विकासशील अर्थव्यवस्था में मूल्य चढ़ते ही हैं और यह बात उन्होंने बड़े अच्छे समय पर कही है। हम देखते हैं कि मूल्य वृद्धि भारत में ही नहीं बल्कि आज विश्व में इसे सभी जगह देखा जा सकता है। इसके साथ ही हम उपभोक्ताओं के लिए मूल्य कम रखना चाहते हैं। साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि कृषि की उपज भी बढ़े। महोदय, देश की स्वतंत्रता का अर्थ मात्र राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, उसका अर्थ शहरी लोगों की स्वतंत्रता भी नहीं है। वास्तविक स्वतंत्रता वह होगी जिसमें ग्रामवासियों को अपने भाग्य, अपने भविष्य के निर्माण का स्वामित्व प्राप्त होगा। यह उनके स्वशासन के जरिए ही हो सकता है। स्टॉप। आज का डिक्टेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और डिक्टेशन लिखने के बाद जैसा भी परफॉर्मेंस आपका रहा है, जितनी भी एरर आई हैं, उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।